एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के बाद जो अमेंडमेंट ऐड हुए 2000 में उसके बारे में बात करेंगे, 65A और 65B। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जहां तक हमने 65 तक कवर किया था कि 65A और 65B बहुत बड़े हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम इनको जो है एक अलग क्लास में कवर करेंगे। तो आज हम 65A और 65B पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो 65A है और 65B है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों सेक्शन पूछे जाते हैं कि कब ये ऐड हुए थे और इन सेक्शंस में किस चीज के बारे में बात की गई है। 65A और 65B दोनों पूछे जा सकते हैं कि किस चीज की इन सेक्शंस में बात हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो वहां पर इतने ज्यादा ये नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है तो वहां पर, और ये अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है, तो हमें मेंशन तो करना ही होगा कि 65A और 65B भी होता है। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे ऑल्दो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही रही हूँ कि डिटेल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि बदलते परिवेश के साथ में इन सेक्शन की महत्ता बढ़ गई है, क्यों अब पता चल जाएगा हमको, क्योंकि ये सेक्शन किस चीज के बारे में बात करते हैं उसी से क्लियर हो जाएगा। 65A और 65B जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करते हैं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 65A और 65B किस बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए 65A और 65B 65 के बाद ऐड हुआ। तो 65 क्या बोलता है? 65 बोलता है ऐसे केसेस जहां पर कि सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है, जिन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस मान्य होता है। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस हम पढ़ के आए हैं, तो किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस को मान्य किया जाएगा वो हमने 65 में पढ़े। तो 65 के बाद 65A और B ऐड हुआ, तो इसका मतलब 65A और 65B भी सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। लेकिन किन एविडेंस की बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है। देखिए 65A क्या बोलता है? 65A बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होंगे वो एडमिसिबल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होंगे। और 65B आगे बढ़ता है मींस कंडीशंस बताता है कि किन कंडीशंस में एडमिसिबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। क्योंकि 65A में ये बात बोल दी गई कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होंगे अगर वो 65B में दी हुई कंडीशंस को पूरी करते हैं। तो 65B में कंडीशंस बता दी गई कि कब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होगा वो एडमिसिबल होगा। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बार बार बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता क्या है? देखिए जो ये 65A और 65B है वो IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बाद में ऐड हुए थे, और ये जो इफेक्ट हुआ, इन्होंने काम करना शुरू किया 17 अक्टूबर 2000 से काम करना स्टार्ट किया। और इसी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 2 की क्लोज टी में डिफाइन किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं वो एविडेंस जो कि स्टोर किए जाते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, चाहे साउंड के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी डेटा के फॉर्म में हो, वर्ड के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से जो कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बताया जाता है, और जिसको कि ट्रांसमिट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है एक से दूसरी जगह पर, उन सबको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आ जाता है, क्या हम 65A और 65B की बात करें तो 65A क्या बोल रहे हैं कि 65A में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल है, और 65B में उन कंडीशंस को बताया गया जिन कंडीशन में एडमिसिबल है। 65B में 5 कंडीशंस हैं, उन पांचों को हमको पढ़ना है। पहली कंडीशन क्या बोलती है? देखिए ये पूरा जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा, आपको 65A जो है वो क्लियर हो जाएगा। बेयर एक्ट की लैंग्वेज से मैं आपको सच बता रही हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप इसको देखिए क्या लिखा है। एक कंप्यूटर आउटपुट है, उस कंप्यूटर आउटपुट को अगर हमारी जो कंडीशंस हैं जो इसमें सेक्शन, ये जो हमारे सेकंड में कंडीशंस बताई गई, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो एडमिसिबल हो जाएगा। क्या एडमिसिबल हो जाएगा? कंप्यूटर आउटपुट। अब आउटपुट का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। हमको पता है कंप्यूटर एक प्रोसेस के थ्रू काम करता है, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट होता है, यानी कुछ ना कुछ डेटा हम लाते हैं। तो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई साउंड भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की डेफिनेशन जो पढ़ी थी, हमने कहा सेक्शन 2 की क्लोज टी में
IT एक्ट 2000 में। तो वो इमेज भी हो सकती है, वर्ड फॉर्म भी हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, वो ऑप्टिकल मैग्नेटिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और अगर वो आउटपुट के थ्रू आएगा, आउटपुट का मतलब जब डेटा जो है प्रोसेस हो गया उसके बाद आउटपुट कैसे आता है, प्रिंट आउट के फॉर्म में मॉनिटर पे जो हमें दिखाई देता है। तो प्रिंट आउट फॉर्म में जो आता है वो एडमिसिबल होगा। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो एविडेंस बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एविडेंस तब बनेगा जो टाइप होता है, जो इमेज डलती है, और जब उसका प्रिंट आउट आ जाता है हमारे पास तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और हमने क्या बोला कि सेकेंडरी एविडेंस की तरह काम करता है, क्योंकि 65A और B दोनों के साथ जुड़ा है ये। तो ये दोनों कहां जुड़े हैं, 65 के साथ जुड़े हैं A और B। तो अगर कंप्यूटर आउटपुट अगर जो है कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंडीशन कहां बताएगी, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कंडीशन बताई गई है, तो वो एडमिसिबल होगा। और उसके लिए किसी ओरिजिनल के प्रूफ की भी जरूरत नहीं, यानी कि कंप्यूटर उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं कि देखिए इसमें कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया गया था। ये कोई भी कंप्यूटर ही नहीं है यहाँ पर। हमें पता है बदलते युग के साथ साथ अब कंप्यूटर ही या लैपटॉप ही काम नहीं रहे जो बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जा सकता है। हम सबके स्मार्टफोन्स हैं, उन सब में भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया जा सकता है। पेन ड्राइव, CD, DVD, इन सब में किसी भी फॉर्म में जो एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि वो एविडेंस एडमिसिबल होगा विदाउट प्रूफ और प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल, की ओरिजिनल की जरूरत नहीं है लाने के लिए अगर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है जो यहाँ बताई गई है। whose डायरेक्ट एविडेंस इज एडमिसिबल, लेकिन ये ध्यान रखने वाली है अगर उसका डायरेक्ट एविडेंस एडमिसिबल है, पहली बात ऐसा आउटपुट जिसका डायरेक्ट एविडेंस एडमिसिबल है उसका आउटपुट को भी एडमिसिबल कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा, और उसके प्रोडक्शन की, किसके प्रोडक्शन की, ओरिजिनल के लाने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस को भी एडमिट कर लिया जाएगा। अब कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां पर ये वाला आउटपुट हम एडमिट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि कंप्यूटर रेगुलर में यूज में होना चाहिए। कंप्यूटर का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप लेंगे कि कोई जो भी कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो रेगुलर वेज में यूज हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेटा जो है अब वो सिर्फ एक कंप्यूटर में ही नहीं रहा, टेप रिकॉर्डर से भी होता है, और हमारे पास और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग के जरिए होते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन है CCTV कैमरा, हम हर घर में इसलिए लगाया जाता है देखिए क्योंकि जो क्राइम की जो हमारे पास एविडेंस आते जा रहे हैं, क्राइम के जो इंसिडेंट्स आते जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स आते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए CCTV कैमरे की वजह से आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाता है। और वो CCTV कैमरा भी क्या काम करता है, हमारे पास एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे काम करता है। तो वो कैसा होना चाहिए, वो रेगुलर यूज में आना चाहिए। रेगुलर यूज का मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए कि वो कंटिन्यूस यूज में था, यानी उसे काफी टाइम हो गया लगे हुए और वो तब से काम करता चला जा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फीड रेगुलरली, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वो भी रेगुलर है। ऐसा नहीं कभी CCTV कैमरा ऑन कर दिया कभी ऑफ कर दिया। ये कोई कंप्यूटर है, उसमें कभी हमने डेटा, हमारी मर्जी आई तो हमने कंप्यूटर में डेटा फीड कर लिया, जब मर्जी नहीं है तो नहीं फीड कर रहे। कोई डाटा अपनी मर्जी से फीड कर रहे हैं, कोई डेटा नहीं फीड कर रहे। जो भी डेटा की बात हो रही है वो डेटा कैसे होना चाहिए, रेगुलर हम उसको फीड कर रहे हैं। फिर कंप्यूटर वर्किंग प्रॉपर्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर कंप्यूटर खराब होगा या बीच में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वायरस होगा तो क्या होगा, डेटा करप्ट हो सकता है, तो वो तो मान्य नहीं होगा ना। तो कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली काम करना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें कि कंप्यूटर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा। तो ये भी चीज देखनी है कि जिस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, जो कि हम लेके आ रहे हैं कोर्ट में आउटपुट, वो आउटपुट से जब लेकर के आएगा तब तक तो कंप्यूटर प्रॉपर काम कर रहा था। ये बात एश्योर करने वाली है कि जब जिस आउटपुट के हम बारे में बात कर रहे हैं उस आउटपुट को कंप्यूटर के फंक्शनिंग जो प्रॉपर नहीं हो रही थी उसने अफेक्ट नहीं की थी। ये बात भी एश्योर करने वाली है। यानी जब तक हम आउटपुट लेके आए तब तक तो देखिए कंप्यूटर प्रॉपर कर रहा था, उसके बाद खराब हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कंप्यूटर को जब तक आउटपुट नहीं आया तब तक उसके पास तब क्या होना चाहिए, प्रॉपर वर्क करना चाहिए। या पहले खराब हुआ था बाद में जो है ठीक हो गया उसके, लेकिन उसमें कंप्यूटर डेटा जो था वो रेगुलरली फीड हो रहा था। फिर इंफॉर्मेशन रिड्यूस इन ऑर्डिनरी कॉज ऑफ सेड एक्टिविटीज, यानी कि ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर का काम ही ये था किस तरह की एक्टिविटीज करता था वो। जैसे CCTV कैमरा इसी तरह लगाए जाते हैं कि जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं वो रिकॉर्ड हो। ऐसा तो नहीं कि हमें पता है कि किस दिन चोरी होने वाली है उस दिन चलो ऑन कर दो, ऐसा तो नहीं होता है ना। या फिर हम कोई बात करें कि हम अपने कोई भी अगर हम डायरी लिख रहे हैं तो एक पर्सन जो डायरी लिखता है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है
एक एग्जाम्पल है। तो अगर एक पर्सन डायरी लिखता है तो उसकी हैबिट है डायरी लिखने की, ऐसा तो नहीं उसका मन करा तो उसने डायरी लिख ली, तो वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। जो उसकी हैबिट है लिखने की वो रिकॉर्ड में आएगा। एक दिन उसने स्किप कर दिया, हो सकता है उसी दिन उसने कुछ क्राइम किया हो, तो वो नहीं है। रेगुलर अगर काम हो रहा है तो उस चीज को मान्य करना है। इनकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सेड एक्टिविटीज, ये ऑर्डिनरी में होता है, सामान्य तरह से काम चलता ही आ रहा है, तो उसको हम मान्य करेंगे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, कंप्यूटर रेगुलर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली फीड की जा रही है, कंप्यूटर प्रॉपर काम कर रहा है, और ये ऑर्डिनरी कोर्स में काम एक्टिविटीज होती आ रही है। थर्ड पॉइंट, मोर देन वन कंप्यूटर को इंक्लूड करती है। मींस अगर कोई इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हमने बात करी, कंप्यूटर आउटपुट के बारे में बात की थी, अगर वो एक से ज्यादा कंप्यूटर से आता है तो क्या इसकी क्या प्रोविजंस है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई आउटपुट एक कंप्यूटर से ज्यादा आता है, तो यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, एक से ज्यादा 1 2 3 कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं उस आउटपुट के प्रोड्यूस करने में, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रही है, तो या फिर डिफरेंट कंप्यूटर इन सक्सेशन। इसका मतलब सक्सेशन का मतलब एक का काम खत्म हुआ, फिर दूसरे का शुरू हुआ, फिर तीसरे का। और यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है एक साथ सारे कंप्यूटर पे काम हो रहा था, यहाँ पे सक्सेशन में काम हो रहा है, या फिर दोनों में, कुछ काम हमने कॉम्बिनेशन में किया और कुछ काम हमने सक्सेशन में किया, या किसी और तरीके से भी ये जो आउटपुट आ सकता है वो रेलिवेंट माना जा सकता है। लेकिन वो क्या होगा, सेम पीरियड की बात हो रही है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो एक ही पीरियड की बात हो रही है, अलग अलग पीरियड की बात नहीं हो रही है। चौथे में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो भी आउटपुट है वो होगा एक सर्टिफिकेट के द्वारा, क्या होगा, सर्टिफिकेट के द्वारा अटैच्ड होगा। यानी कि आउटपुट के साथ अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। तो सर्टिफिकेट, इसके केस लॉज भी हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, सर्टिफिकेट वो इशू करेगा जिसके पास इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, यानी कंप्यूटर्स का क्या था, मैनेजमेंट था, उसके ऑपरेशन था, उसका सारा किसके अंडर में था, उस व्यक्ति के पास जो है अथॉरिटी है सर्टिफिकेट इशू करने की। क्या होगा सर्टिफिकेट में, सर्टिफिकेट एक स्टेटमेंट होगा जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से स्टेट क्या किया गया था, आउटपुट रिकॉर्ड किया गया था, और रिकॉर्ड करने के बाद में हमने क्या किया, जितनी भी कंडीशन थी जो अभी हमने सेकंड सबसेक्शन में पढ़ा था ना, जो हमने क्या पढ़े थे, कंडीशंस पढ़ी थी, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही हमने जो है रिकॉर्ड किया है स्टेटमेंट, और जो है रिकॉर्ड किया है क्या, जो भी आउटपुट हम दे रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट लगाएगा कौन, जिसके हाथ में कंप्यूटर का मैनेजमेंट होगा, ऑपरेशन होगा। और जो हमारे पास फिफ्थ कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर किसी भी तरीके से कंप्यूटर आउटपुट का निकाला जाता है, या सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी अगर हम आउटपुट निकालते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, उन सबको भी मान्य किया जाएगा, अगर सभी कंडीशन जो होती है हमारे पास, जो हमने अभी सेक्शन 2 में पढ़ी, वो सेटिस्फाई होती हैं। तो ये हमारे पास 5 कंडीशंस हो गई। अब हम इसके केस लॉज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैसे जैसे हमारे यहाँ डिजिटल जो कहते हैं, जो है डिजिटल युग की, डिजिटल एरा की जो है शुरुआत हो रही है, हर चीज जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट, हम अगर हमें पढ़ना होता है तो वो भी कैसे पढ़ते हैं, वो आजकल मोबाइल में पढ़ते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, नोटबुक्स नहीं निकालते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, बल्कि ये करते हैं सब कुछ कंप्यूटर में ही, सब कुछ लैपटॉप में ही, या सब कुछ हम अपने मोबाइल में रखना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए इनकी महत्ता, इस सेक्शंस की महत्ता बढ़ गई है। ऑल्दो मैंने बोला अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना नहीं आता, बट लेकिन जो है इनकी महत्ता है, और आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा होने वाली है। तो अभी हम इनके केस लो के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लैंडमार्क केस है अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर एंड अदर्स 2014 का केस। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सेक्शन 22A, 45A, 59, 65A और 65B को, और ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो है आप लेके आ रहे हैं 65B में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो अगर उसका सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। मीन जो सेक्शन 65B के हमारे पास 4th कंडीशन में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सर्टिफिकेट को लाना जरूरी है। तो अगर वो नहीं आएगा तो ना तो उसका ओरल एविडेंस मान्य होगा, और ना ही सेक्शन 45A के तहत जो कि बात करता है एक्सपर्ट एविडेंस की, एक्सपर्ट ओपिनियन की, वो भी मान्य नहीं होगी। ये इसलिए कहा गया क्योंकि सोर्सेज एंड ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलमार्क्स हैं किसी भी एविडेंस के, तो अगर वो अश्योर करने हैं तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये इस केस में कहा गया, और इस केस ने ओवररूल किया था स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू एलियास अफसन गुरु 2005 का केस, जिस केस में ये कहा गया था कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी जो है क्या मान्य होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्य कर लिया गया। सर्टिफिकेट नहीं था तो भी इस चीज को मान्य कर लिया गया कि ठीक है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है,
उस चीज को कोर्ट ने मान लिया था कि कोई इशू नहीं है। तो अभी बात करते हैं अब्दुल रहमान कुंजी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2014 का केस। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति की मेल का प्रिंट आउट निकाला जाता है और उसको एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको एडमिट किया जा सकता है, वो एडमिसिबल है। फिर हमारे पास है सफी मोहम्मद वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2017 का केस। इस केस में ये कहा गया जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट ला रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था जब सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा, जब सर्टिफिकेट कौन प्रोड्यूस करेगा, वो जिसके पास मैनेजमेंट होगा उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स का, और उसके पास ऑपरेशन करने का पूरा लाइसेंस होगा। या बोले कि कमांड या जो हम बोलेंगे ओनरशिप उसी व्यक्ति की है जो कि सर्टिफिकेट ला रहा है। तो अगर उस व्यक्ति की जो है कमांड नहीं है, उस व्यक्ति की ओनरशिप नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, तो उसका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। यानी ऐसा कोई पक्षकार जो कि लेकर के आता है सर्टिफिकेट और उसके पास उस एविडेंस का प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे पास इनपुट था, या हम बात करें जो प्रोसेसिंग मशीन थी, कंप्यूटर था, उसका ओनरशिप नहीं थी, इतना हमारे पास क्या बोलना चाहिए कि हमारे पास उसकी स्वामित्व नहीं था, तो उस चीज को हम मान्य नहीं, हमारा दिया हुआ सर्टिफिकेट जो है वो मान्य नहीं होगा। ये शफी मोहम्मद वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2017 में बोला गया। लेकिन इसी के आगे आने वाले केस में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो है अगर ऐसा होता है इस व्यक्ति के पास नहीं है, ओनरशिप नहीं है और वो एविडेंस दे रहा है, तो उसके एविडेंस को हम गलत नहीं बोल सकते। मीन्स अगर किसी के पास एविडेंस देने वाले मशीन का अगर ओनरशिप नहीं है तो इससे क्या होगा, इससे न्याय में बाधा बनेगी, तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता। आने वाले केस में ऐसे बोला गया। तो ये हमारे पास कुछ केस लॉज है और ये सेक्शन 65A और 65B भी कवर हो गया। I hope you like the class. Thank you so much for watching. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.